बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक्स जो हैं जैसे कि विरूपक बल, प्रत्यास्था की सीमा, प्रतिबल के प्रकार, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है विकृति। विकृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तब उस वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है। तब यह कहा जाता है कि वस्तु जो है वह विकृत हो गई है। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। फिर से आप एक बार सुनिए। हमने कहा कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तब उस वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है। तब यह कहा जाता है कि वस्तु जो है विकृति हो गई है। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। विकृति जो है एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक बीमाहीन राशि है। विकृति जो है यह एक बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि है। जब इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। आगे अगला टॉपिक विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार। विकृति जो है वह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 2 आयतन विकृति और नंबर 3 स्पर्शरेखी अथवा अपरूपण विकृति। तो विकृति जो है 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम आपको पहले प्रकार के बारे में बताने चल रहे हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति तो होता क्या है कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले विकृति की परिभाषा में मैंने आपको कहा था कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब चूंकि ये 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, तो जो अनुदैर्ध्य विकृति है इसकी परिभाषा होती है कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर आप कह सकते हो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, या चाहे कह सकते हो कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक लंबाई।
यदि लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो और प्रारंभिक लंबाई एल हो तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? डेल्टा एल अपान एल। यदि किसी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है वह कैपिटल एल है और जब उस पर हम विरूपक बल लगाते हैं, कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन यदि डेल्टा एल हो जाता है तो वह अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपान एल। तो यही क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। अब आगे इसी में दूसरा प्रकार जो है वह है आयतन विकृति। आयतन विकृति ठीक उसी तरह से परिभाषा, बस थोड़ा से ही शब्दों का हेर फेर है कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही आयतन विकृति कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, तो यदि आयतन विकृति है तो हम यही कहेंगे कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही आयतन विकृति कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v और आयतन में जो परिवर्तन है वह डेल्टा v हो तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन वस्तु के आयतन में परिवर्तन और पूरक बटे प्रारंभिक आयतन बराबर यदि प्रारंभिक आयतन डेल्टा बी हो, यदि प्रारंभिक आयतन v हो और आयतन में परिवर्तन डेल्टा b हो तो क्या होगा? हो जाएगा डेल्टा b अपान v। यही क्या होगा? आयतन विकृति। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही आयतन विकृति कहते हैं। तो ये है विकृति का दूसरा प्रकार। अब इसी क्रम में इसका तीसरा प्रकार आप देखिए। नंबर 3, स्पर्श रेखी अथवा अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति यह विकृति का तीसरा प्रकार है। जब किसी वस्तु की सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु की आकृति में तो परिवर्तन हो परंतु उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, तब वस्तु की इस विकृति को ही आयतन विकृति कहते हैं। हमने कहा कि जब किसी वस्तु की सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु की आकृति में तो परिवर्तन हो परंतु उसका आयतन जो है वह अपरिवर्तित रहे, तब वस्तु की यह विकृति जो है अपरूपण विकृति कहलाती है। आप कह सकते हो कि अपरूपण विकृति बराबर यक्स अपान यल, और इसको आप फाई के बराबर मान सकते हो, फाई रेडियन। फाई जो है वह रेडियन में है। रेडियन क्या है? कोण का मात्रक, रेडियन। आगे इसका जो अगला टॉपिक है वह है हुक का नियम। हुक का नियम
होता क्या है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे हुक का नियम कहते हैं। फिर से एक बार हम बता रहे हैं इस नियम को। हमने कहा कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, अथवा इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति बराबर कैपिटल ई का मतलब स्थिरांक या नियतांक। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति अथवा प्रतिबल बटे विकृति, जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा। इस स्थिरांक को ही प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इस स्थिरांक को ही हमने क्या कहा कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इस प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक होता है। और इसका जो बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र वह ml की घात -1 और t की घात -2 होता है। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे अभी प्रतिबल आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, उसका भी यही मात्रक होता है, यही बीमी सूत्र होता है। प्रत्यास्था गुणांक का भी यही होता है। आगे हम लोग यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक हैं सब के मात्रक और बीमी सूत्र समान होते हैं। वही मात्रक वही बीमी सूत्र होता है। तो हमने कहा कि जो स्थिरांक है, इसी स्थिरांक को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और इस प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बीमी सूत्र ml की घात -1 और t की घात -2 होता है। यदि जो प्रत्यास्था गुणांक है यह 3 प्रकार का होता है। यदि विकृति जो है वह अनुदैर्ध्य हो तब स्थिरांक जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। कब? हमने कहा कि जब विकृति जो है अनुदैर्ध्य हो तब यह स्थिरांक जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और यदि विकृति जो है आयतन में हो तब स्थिरांक जो है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और यदि विकृति जो है अपरूपण हो तब यह स्थिरांक जो है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। तो हमने आपको बताया हुक का नियम कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे हुक का नियम कहते हैं। अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति अथवा प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई का मतलब स्थिरांक। इस स्थिरांक को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका जो बीमी सूत्र होता है ml की घात -1 t की घात -2। यदि विकृति जो है अनुदैर्ध्य होती है तब यह स्थिरांक जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यदि विकृति जो है आयतन में होती है
तो स्थिरांक जो है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और यदि विकृति जो है अपरूपण होती है तब यह स्थिरांक जो है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और तीसरा दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। इन सब के बारे में आगे जो है आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे अनुदैर्ध्य विकृति। हमने कहा कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार मान लेते हैं कि कोई वस्तु, जैसे कोई तार है और यह जो है किसी दृढ़ आधार से, जिसका एक सिरा जो है किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है और जबकि दूसरा सिरा जो है वह लटक रहा है। इस तार की लंबाई जो है कैपिटल L है और जब इस पर नीचे की ओर बल लगाया जाता है तो उस दशा में इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वह यदि स्मॉल l हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। हमने कहा कि यदि कोई वस्तु, जैसे कोई तार जिसका एक सिरा जो है किसी दृढ़ आधार से बंधा है जबकि दूसरा सिरा जो है वह स्वतंत्र रूप से लटक रहा है, इस तार की लंबाई जो है, स्मॉल l, तार का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A और तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो। जब इस तार पर बल F लंबाई की दिशा में लगाते हैं तो यदि इस तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो तब उस स्थिति में क्या होगा, हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F/A और तथा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर स्मॉल l/कैपिटल L।
हमने कहा कि यदि तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल हो, तार का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, और जब तार की लंबाई की दिशा में बल F लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि जो है स्मॉल l हो, तो उस स्थिति में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F अपान ए तथा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर स्मॉल l अपान कैपिटल L। तो इसलिए यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, इसका सूत्र यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा y इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो रख लेते हैं F अपान ए और बटे स्मॉल l अपान कैपिटल L हो जाएगा, अथवा y इक्वल टू F कैपिटल L अपान स्मॉल l कैपिटल A या कैपिटल A स्मॉल l, कैपिटल A स्मॉल l, एक सूत्र हो गया आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक का। एक सूत्र आपका हो गया y बराबर F कैपिटल L बटे A स्मॉल l, जहाँ स्मॉल l तार की लंबाई में वृद्धि है और कैपिटल L जो है वह इस तार की प्रारंभिक लंबाई है। अब यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि ये जो तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है और जिसका कि एक सिरा जो है वह दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, और जब दूसरे सिरे पर हम यम द्रव्यमान के किसी पिंड को लटका देते हैं तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, भार mg जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर mg। और यदि इस तार की जो त्रिज्या है वह स्मॉल r हो, तब क्या हो जाएगा, तार का क्षेत्रफल हो जाएगा कैपिटल A इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो इसलिए इस मान को रख लेंगे इस समीकरण 1 में, तो y बराबर हो जाएगा mgl और बटे पाई r स्क्वायर स्मॉल l। यह भी जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एक दूसरा सूत्र है। तो यही है यंग प्रत्यास्था गुणांक। हमने आपको बताया कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। फिर इसका सूत्र क्या होता है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु जैसे किसी तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वह कैपिटल L है, तार का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है जबकि दूसरा सिरा जो है वह स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। जब इस दूसरे सिरे पर बल F जो है वह नीचे की ओर लगाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में इस तार की लंबाई में वृद्धि यदि स्मॉल l हो तो उस दशा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F अपान ए तथा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर स्मॉल l अपान कैपिटल L। जैसे कि हम आपको इसके पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा में आपको बता चुके हैं। तो इसलिए इस सूत्र के अनुसार यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा F अपान ए बटे स्मॉल l अपान कैपिटल L, अथवा y इक्वल टू FL अपान AL समीकरण 1। यह जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एक सूत्र होगा। फिर हमने कहा कि यदि इस तार का जो दूसरा सिरा जो स्वतंत्र रूप से लटक रहा है, यदि इस पर इस दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है वह लटका देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भार F इक्वल टू mg होगा। और यदि इस तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो तार का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों मानों को इसी समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर mgl बटे पाई r स्क्वायर स्मॉल l। तो ये है
यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो बच्चों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और जिसमें कि हमने आपको विकृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका प्रकार क्या होता है, हुक का नियम किसे कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं। जैसे बताए हैं, जिस तरह से बताए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें, और इस चैप्टर के जो बचे हुए और टॉपिक्स हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।